नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियो स्पेशल बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे विंड्स के बारे में, कि हम पढ़ रहे हैं कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो उसी कड़ी में आज का हमारा 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपके लिए प्लेलिस्ट बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर दी गई है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको वहां पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए, विंड कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर, कि वो क्या है कि जो विंड है वो किस चीज को मूव करती है। वो आपको या तो गर्म चीज मतलब कि गर्मी को मूव करेगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या सर्दी को ले जाएगी। जो आपकी गर्म हवाएं हैं वो गर्मी को ले जाएंगी, आपको हॉट को ले जाएंगी, और जो आपकी ठंडी हवाएं वो कोल्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगी। इसी प्रकार देखिए भी आपके जो स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश की जो आपके भारत के 4 स्टेटों की इन्होंने स्पेशली नाम मेंशन किए हैं, वो हैं आपके, दोबारा रिपीट कर देता हूं आपका, कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चीजें क्लियर हुई आपको। ओपन रिसीव विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, कि वहां पे जो हवा आती है ना वो पश्चिम दिशा की तरफ से आती है। हैविंग ट्रेवल्ड ओवर द डेजर्ट ऑफ अरबिया टू अफगानिस्तान, कि जो आपकी कहां से वो आती है, कि जो आपका अरब रेगिस्तान है ना उससे होती हुई और वो अफगानिस्तान होते हुए भारत में पहुंचती है। अब आप मुझे बताइए कि जो अफगानिस्तान और जो आपका अरब रेगिस्तान है वहां का जो मौसम है, जो जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर वहां पे, तो वहां से जो हवा आएगी वो गर्म आएगी या ठंडी आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रीमान जी वहां से तो हवा गर्म आएगी, तो गर्म आएगी तो तापमान क्या है आपका यहाँ का और ज्यादा टेम्परेचर उसको बढ़ाएगी। और किस मौसम में आती है, अगर वो सर्दियों में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ सर्दियां कम हो जाएंगी। लेकिन जब हमारे यहाँ गर्मियां होती है ना तब वो वहां से आती हैं। Having traveled over the desert of Persia to Afghanistan, they bring dry and hot air causes severe heat wave। और हमारी एक जबरदस्त जो आपकी गर्म लहर आती है ना, हीट वेव जिसको बोलते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा गर्म हवा चले, लू चले, लू का नाम देते हैं आप कई क्षेत्रों में उसको, तो गर्मियों में। In winter, cold winds from across the Himalayas creep into the Himalayas footing, जो आपकी, लेकिन ये नहीं कि गर्मियों में सिर्फ गर्म हवा आती है, सर्दियों में भी ठंडी हवा आती है जो शीतलहर का कारण बनती है। और वो आपकी पश्चिम की बजाय न आके वो आती है आपका हिमालय वाले क्षेत्रों से, जो हिमालय की घाटियां हैं, जो हिमालय की फुट हिल्स है, वहां से वो हवाएं आती हैं, रिजल्टिंग इन कोल्ड वेव, और वो शीत लहर लेके आती है। ये आपकी गर्म लहर है और ये आपकी शीत लहर। तो अब आपको पता चल चुका है कि जो गर्म लहर का कारण क्या है, जो हीट वेव आती है आपकी गर्मियों में उसका कारण क्या है, और जो शीत लहर आती है उसका कारण क्या है। और मैं साथ साथ बता दूं कि हिमालय को आप ये मत सोचना कि हिमालय की वजह से शीत लहर आती है, क्योंकि उससे भी अगर आप ऊपर जाएंगे, आप मध्य एशिया का जो टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा डाउन है, और वहां से हवाएं इस ओर आती है हमारे भारत की ओर, दक्षिण एशिया की तरफ। लेकिन बीच में हिमालय पर्वत आ गया, हिमालय पर्वत उसको रोक लेता है। यदि हिमालय पर्वत अगर न हो तो बहुत ज्यादा आपको कठिन एक शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसलिए हिमालय ये मत सोचना कि हिमालय से जो शीतलहर आती है उसको हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर हिमालय नहीं होता तब एक बहुत भयानक शीतलहर का आपको सामना करना पड़ता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। हिमालय हमें जो मध्य एशिया से आने वाले ठंडे पवने उनसे हमारी रक्षा करता है, ये बात आप ध्यान रखना है। तो ये आपकी पश्चिम से आने वाले दिखा रखी है आपको, इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ से आपका अरब जो रेगिस्तान है वहां से, अरब डेजर्ट से होता हुआ अफगानिस्तान होता हुआ ये हवा इस प्रकार से हमारे यहाँ एंटर करती है। आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब विंड अफेक्ट नॉट ओनली टेम्परेचर बट आल्सो ह्यूमिडिटी। इसने कहा आगे कि जो आपका विंड है, हवा है, सिर्फ ये नहीं कि टेम्परेचर को घटाता है या बढ़ाता है। अगर गर्म हवा आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर ठंडी हवा आएंगी तो टेम्परेचर घट जाएगा। ये बात हमें पता चल चुकी। और भारत में ठंडी हवा किस साइड से आती है और भारत में गर्म हवा किस साइड से आती है, ये चीज हमें पता चल चुकी है। अब ये बात कर रहा है कि ये कहता है कि श्रीमान जी हवा सिर्फ तापमान, गर्मी या सर्दी को बढ़ाती घटाती नहीं है, ये आपकी ह्यूमिडिटी को भी प्रभावित करती है।
ठीक है, किसको प्रभावित करती है? ह्यूमिडिटी आप समझ चुके हैं, आर्द्रता, आर्द्रता बोलते हैं द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, कि हवा में कितने वाटर वेपर है, एंड इंटरन प्रेसिपिटेशन, और वो बारिश को भी प्रभावित करती है। वी सॉ ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस डेजर्ट, की जो अलग अलग प्रकार के रेगिस्तान से आती है ना हवाएं, वो क्या होती है? आपकी गर्म हवा होती है और बहुत ज्यादा सूखी होती है, तो उसमें जलवाष्प तो आएंगे नहीं, ठीक है। इन कंट्रास्ट, लेकिन अगर हम देखें विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग मॉइस्चर ओवर द लैंड, कि जो आपका सी से, समुद्र की साइड से जो हवा आएंगी ना, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, अपने साथ नमी लेकर आती है, which may result in the rainfall we will soon see the case of the monsoon winds। इसने कहा कि वो अपने साथ नमी लेके आती है, क्योंकि समुद्र के साइड से आई है, समुद्र के ऊपर से क्या हो रहा है? जलवाष्प हो रहा है, तो उन जलवाष्पों को लेके धरती की तरफ आती है और वो बारिश लाने में सहायता करती है। तो इस प्रकार हम उन्हें मानसून वाले में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए, जो आपका रेगिस्तान की साइड से हवा आती है वो सिर्फ गर्मी लेके आती है, धूल वगैरह लेके आती है और टेम्परेचर को बढ़ाती है, और अगर बारिश आने की संभावना हो तो उसको भी खत्म कर देती है, क्योंकि जो वायु की जो आपकी ह्यूमिडिटी है उसको क्या कर देती है? वो कम कर देती है, ठीक है। लेकिन जो समुद्र की तरफ से आएगी वो आपकी और ज्यादा ह्यूमिडिटी लेके आएगी, और ज्यादा नमी करेगी, और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी बारिश आने की संभावना ज्यादा होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी आपको ऐसे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको हर एक चीज क्लियर होगी, आप हर जवाब देने में सक्षम होंगे, बस आप चीजों को समझते रहिए। ये कहता है कि इन ग्रेड 6 टेक्स्ट क्यूरियोसिटी यू स्टडीड द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द अर्थ सरफेस इवेपोरेट, कि जो आपका वाटर है ना, वो क्या करता है? इवेपोरेट होता है समुद्रों से, और जो बाकी जगह पे पानी, चाहे आपका नदी में हो, जोड़ में हो, नाली में हो, कहीं पे भी पानी हो, वहां से इवेपोरेट होके वो ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, वहां से वो वापस कंडेंस होके क्या बादल बनता है, बादल बनने के बाद फिर वो प्रेसिपिटेशन के रूप में, चाहे वो ओले पड़े, चाहे आपका बर्फ गिरे, चाहे आपकी बारिश आए, वापस धरती पे आ जाता है, फिर इवेपोरेट्स होगा। तो इस प्रकार से साइकिल लगातार चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी क्या होता है कि वो भूमि का प्रकार कैसा है। अब हमें दूर दूर किसी चीज पे नहीं जाना, हमें भूमि का प्रकार देखना है कि वहां पे आपकी रेत कैसा है, कि आपकी बालू मिट्टी है बहुत ज्यादा भी, टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, ठीक। आपका पहाड़ी एरिया है, वहां पे वन है, मतलब अब आपको देखना है कि जो स्थल का प्रकार है वो कैसा है, वो कैसे जलवायु को प्रभावित करता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। अब चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से? अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? टोपोग्राफी को तल रूप भी बोलते हैं, कि कैसा किस प्रकार का तल रूप है, तल रूप आप बोल सकते हैं। फाइनली द टोपोग्राफी ऑफ ए रीजन आल्सो plays an important role in the determining its climate, कि जो आपका टोपोग्राफी है ना किसी क्षेत्र का, वो भी एक क्या महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये पता करने में, कि हम पढ़ रहे थे फैक्टर दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द आपका क्लाइमेट, की कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे जलवायु का निर्धारण करने में मदद करते हैं। तो ये कहता है कि टोपोग्राफी भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यदि हम किसी क्षेत्र की जलवायु को डिसाइड करना चाहते हैं। रीजन क्या होता है? क्षेत्र, its climate। For instance, the Himalayas and the काराकोरम रेंज भी, ठीक है। जो काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज है वो हिमालय की रेंज है। प्रोटेक्ट टू सम एक्सटेंट द इंडियन सब कंटेंट फ्रॉम द विंड फ्रॉम द ओल्ड डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी हिमालय की जो रेंज है और जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ना, वो बात को क्या करती है कि जो आपकी ठंडी हवाएं आती है ना, ये देखो इसने बता दिया ना, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनसे हमें बचाती है। दे नियरली फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट ऑन द अदर हैंड has not to protect it from hot and dry winds in the next section। ठीक है, तो इसने कहा कि द नियरली फ्लैट तो टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट है ना, वो प्लेन है आपका। ये बात समझना दोनों में क्या ये चीज कह रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन द अदर हैंड हैज नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स, कि जो आपका थार डेजर्ट है वो आपको नहीं बचाता। आपको बताया था कि इंडिया में दो तरफ से हवाएं आती हैं। एक तो आपकी आती कहाँ से, कि आपका आती
मिडल एशिया से, यहाँ आपका एशिया ने पूरा भारत भी क्या है, इस साइड देख लीजिए कि भारत यहाँ पे ये ऊपर पूरा एशिया रहता है, एशिया के साउथ एशिया में भारत है। यहाँ से जो हवाएं आएंगी ना, तो उसको तो कौन बचा लेगा नॉर्थ साइड से। उसमें तो नॉर्थ साइड में तो आपका क्या खड़ा है, हिमालय पर्वत खड़ा है, आपका काराकोरम और रेंज है, ये आपको बचा लेगी। लेकिन जो यहाँ से पश्चिम से आती है, जो फ्लैट है, वो तो नहीं बचा पाता आपका था, क्योंकि उसके तो ऊपर से निकल जाती है। इसने यही कहा है कि जो आपका हिमालय पर्वत है, वो हमें मिडल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। द नियरली फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट, जो आपकी उसकी थार डेजर्ट का प्रकार है ना, तो वो फ्लैट है। तो ऑन द अदर हैंड हैड नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी द रोल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया साउथर्न वेस्ट मानसून। तो अगले हम इससे पार्ट में देखेंगे कि जो आपके नॉर्थर्न घाट है ना, सॉरी वेस्टर्न घाट, जो आपके पश्चिमी घाट है, उनकी उपयोगिता देखेंगे, वो किस प्रकार से मानसून लाने में सहायता करते हैं, बारिश लाने, वहां की जो वेदर है ना, तो उसको वो महत्वपूर्ण इफेक्ट करते हैं वहां की क्लाइमेट में। जो आपके पश्चिमी घाट है, वो मानसून हवाओं को रोकेंगे, वहां पे वो बारिश कराएंगे, एक साइड बारिश होगी, दूसरी साइड बारिश नहीं होगी। ये सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसने कहा कि जो स्थान की टोपोग्राफी ने आपको ये नहीं बताने आता कि हिमालय पर्वत उस जगह को रोकता है या फिर थार डेजर्ट इस प्रकार से। ये कहता है कि जो आपकी टोपोग्राफी स्थान का, जो स्थल का प्रकार है, वो भी आपके जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित कर सकता है। कैसे? जैसे आपका हिमालय पर्वत था, तो पर्वत उसकी टोपोग्राफी कैसी है आपकी, हिली हो गई आपकी, मतलब कि वो पर्वतीय है, तो पर्वतीय उसकी आकृति इस प्रकार होने से उस स्थल का प्रकार वो हवाओं को रोक देता है। तो जो आपका भारतीय जो है आपका देश है, वो क्या है कि बच जाता है ठंडी हवाओं से। एक तरफ आपका अगर फ्लैट है आपका डेजर्ट, तो आपको गर्म हवाओं को नहीं रोकता। अगर यहीं भी पर्वत होता, तो शायद वो गर्म हवाएं इंडिया में नहीं आ पाती, जो आपकी अरबियन डेजर्ट और वो आपके यहाँ से आती है, अफगानिस्तान होती है, भारत में इंटर करती है, तो गर्मी शायद भारत में कम हो सकती थी। इसलिए इसने कहा है कि जो आपका स्थल का प्रकार है ना, वो भी आपके क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकता है, आपके क्लाइमेट को प्रभावित कर सकता है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द क्लाइमेट ऑफ any region is determined collectively by all the above factor। इसने कहा कि यदि हमें उसकी जलवायु के बारे में बात करनी, क्लाइमेट के बारे में बात करनी है, तो हमें जो सारे फैक्टर हैं, वो सारे फैक्टरों पे बात करनी पड़ेगी। डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, precipitation, rain or snowfall occurrence of a fog or mist and wind condition in the region over the 3 decades or more। तो इसने कहा कि यदि हम किसी जलवायु अगर हमें बतानी है कि इसकी जलवायु किस प्रकार की है, तो ये लगा लीजिए हमें 3 डिकेड्स, 30 या 40-50 साल तक, 30 या 30 तो बताया है इसने, ठीक है, कि 30 साल या फिर इससे ज्यादा 40-50 साल तक हमें किस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर कैसा है, या उसमें बारिश किस प्रकार की होती है, हवा कंडीशंस क्या किस चीज की, उन सारी चीजों को निर्धारित करके हम वहाँ की जलवायु निर्धारित करते हैं। और जब 30-40 साल तक ही आगे उसकी, मान लो कि आज हमने किसी भी स्थान को बता दिया कि ये स्थान आज गर्म है, क्या है गर्म, तो ये नहीं कि इसमें 2 महीने मौसम ठंडा रह गया, हम कहेंगे अरे इसकी तो जलवायु ठंडी हो गई, ऐसे नहीं। फिर हम 30 से 40 साल तक उसका ट्रेंड देखेंगे, क्या ये ठंड 30-40 साल तक रहती है, उसका पूरा ट्रेंड देखे फिर हम बताएंगे हाँ इसकी जलवायु ठंडी होगी। लेकिन आपको पता है कि जलवायु इतनी जल्दी नहीं बदलती, कुछ एस्पेक्ट है, कुछ कारण है जिसके कारण जलवायु में बदलाव हुआ है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि जलवायु का निर्धारण कैसे करते हैं। आपने जो फैक्टर पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे कि वो एल्टीट्यूड उसका कितना है, लैटिट्यूड कितना है, ठीक है, समुद्र से दूरी कितनी है उसकी, ठीक है, हवाएं की क्या गति है, किस साइड से हवाएं आती हैं, ठीक है, क्या टेम्परेचर रहता है, और आपको इसकी टोपोग्राफी भी समझनी पड़ेगी कि टोपोग्राफी उसकी किस प्रकार की है। ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करके आप फिर वहां की जलवायु के बारे में बात कर सकते हैं। यदि आप बैठे बैठे इनके तत्व के बारे में बात कर देना, इसकी टोपोग्राफी कैसी है, हवा कैसी है, ठीक है, समुद्र से कितनी दूर है, एल्टीट्यूड कौन से पे है, ठीक है, और आपका लैटिट्यूड उसका कितना है, तो ये सारी चीजें में तो आप मैक्सिमम 90% केस है सही आप वहाँ की जलवायु बता देगी, यदि वहाँ कोई अपवाद न हो। उसका मतलब अपवाद होता है कि सारी चीजें अकॉर्डिंग टू आपके आंकड़ों के अनुसार हो, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो उनसे भिन्न होते हैं बाकी चीजों से, तो आप जलवायु बता सकते हैं।
और ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। ए माइक्रो क्लाइमेट इज ए क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन ए स्मॉल एरिया। एक माइक्रो क्लाइमेट किसको बोलते हैं, ठीक है, विच डिफर फ्रॉम द क्लाइमेट इन द सराउंडिंग रीजन। वो क्या होता है कि पूरे क्षेत्र में तो जलवायु एक जैसी, लेकिन एक छोटा सा एरिया है वहां पे जलवायु अलग होगी, तो उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट भी, ठीक है। इट हैज यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा इन ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। छोटे से भौगोलिक एरिया में उसकी जलवायु है आपकी या फिर वहां की बारिश का पैटर्न वो आपका अलग मिलेगा। फॉर इंस्टेंस enclosed valleys and some forests have microclimate of their own। कि छोटी छोटी घाटियां होती है जहां पे क्या होता है कि चारों तरफ तो बहुत भयानक मौसम होता है गर्मी, लेकिन बीच में आपको कोई ऐसी घाटी मिल जाएगी, कोई ऐसा वन मिल जाएगा जहां पे बहुत हरियाली हो गई, कि बाकी तो बहुत ज्यादा गर्मी लेकिन बीच में वो मौसम ऐसा हो गया, तो वो क्या हो गया आपका माइक्रो क्लाइमेट आपका हो गया अभी। So the urban heat island, that is some cities have a large number of buildings and other concrete structure have very little vegetation. All this trap the heat and they are often much warmer than the surrounding region। तो ये कहता है ये शहर है ना, यहाँ पे तो अगर कोई बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र तो वहां पे आपको ठंडक मिलेगी, लेकिन जो ये शहर है ना, यहाँ पे क्या होता है कि किसी कोई बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया आपका ठंडा क्षेत्र, बीच में शहर आपका बसा दिया, तो शहर की बिल्डिंग्स क्या करती है कि आपकी जो जलवायु सॉरी जो आपकी हीट है ना, ये बिल्डिंग बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो बीच में यहाँ पे जो शहर का जो तापमान है ना वो बढ़ जाता है अभी, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया, बीच में गर्म हो गया ना, तो ये माइक्रो आपका क्लाइमेट हो गया। आपको आगे बात समझ में, ठीक है। और इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइसलैंड। आपको आगे बात समझ में, अर्बन हीट आइसलैंड क्या होता है कि जब एक शहर का तापमान बाकी आसपास के क्षेत्र से बढ़ जाता है उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइसलैंड। दैट इज सम सिटीज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंक्रीट स्ट्रक्चर। उसमें बिल्डिंग का जो नंबर होता है ना वो बहुत ज्यादा संख्या में बिल्डिंग होती है, और भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं आपके सीमेंटेड, जैसे पुल है आपका और कोई चीजें होगी। वेरी लिटिल वेजिटेशन, जो पौधे होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं। All this traps the heat and they are often much warmer than the surroundings। और वो हीट को ट्रैप्स कर लेते हैं, मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को गर्म रहते हैं। और जो आपका ओपन मच वार्मर देन द सराउंडिंग रीजन, जो आपका आसपास का क्षेत्र है उससे ज्यादा वो गर्म हो जाते हैं। माइक्रो क्लाइमेट कैन इन्फ्लुएंस द लोकल फ्लोरा एंड फ्योना। वे आपके लोकल जो आपके फ्लोरा और फ्योना को प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लोरा और फ्योना मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब इसके बारे में मत पूछना क्या होता है। द क्रॉप्स ग्रोन एंड इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। और वो क्या करते हैं, फ्लोरा और फ्योना को इम्पैक्ट करते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन, जो आपकी फसलें उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ह्यूमन हेल्थ को भी और उसकी भलाई को भी क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। तो आज थोड़ी सी समय की दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा काम है, तो आज का जो ये पार्ट है हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला पार्ट पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो आपके लिए 24/7 उपलब्ध हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझा दी है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।